हाय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज के डिस्कशन में आपका स्वागत है। बीएसएससी सीजीएल के डिस्कशन में लगातार मैं करवा रहा हूं बच्चे डिस्कशन। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि देखिए, आप किसी भी चैनल से, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप कर सकते हैं डिस्कशन, लेकिन एक उम्दा और एक स्तरीय प्रश्न मैं बार बार बता रहा हूं कि साइंस के एक उम्दा प्रश्नों को लेकर के मैं आता हूं। हर बार नए तरह के प्रश्नों को लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में देखिए पैटर्न काफी चेंज हुआ है, और इस बदलते पैटर्न को ध्यान में रख करके मैं क्वेश्चन सेट करता हूं। और साइंस के प्रश्न लाजवाब होते हैं बच्चे, बार बार मैं बता रहा हूं। तो इस डिस्कशन को अच्छे तरीके से देखिए और देखिए कि कहां आपको ठीक है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने को मिलते हैं, तब जाकर के बच्चे मजा आएगा। आपको ध्यान में रखना है इन सब बातों को। चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं क्या देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको 51 नंबर पे, देखते हैं क्या है हमारा 51 नंबर में क्वेश्चन। तो बच्चे ये आगे बढ़ गया, यहां देखिए 51 नंबर में क्या है क्वेश्चन। चलिए, एक क्षैतिज विकसित मोटा, ध्यान दीजिए बेटा, एक क्षैतिज विकसित मोटा गुद्देदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिका, अपस्थानिक मूल हो कहलाता है। देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है बच्चे। एक क्षैतिज विकसित मोटा गुद्देदार होगा जड़, जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां भी होंगी, शीर्षस्थ कलिका भी होगी, अपस्थानिक मूल भी होगा। इसको क्या कहा जाता है? तो बच्चे इसे बल्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि यह क्या है, तो तना का ठीक है रूपांतरण है बच्चे। तना का रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है बच्चे। और बल्ब में क्या होगा? तो बल्ब में जनरली आपको पता है कि बल्ब में क्या आता है। तो बच्चे बल्ब में ध्यान में रखिएगा कि हम लोग बार बार हम आपको बताते हैं कि देखिए प्याज और लहसुन इसमें आएगा बच्चे, लहसुन आएगा, ठीक है। तो ये बल्ब होता है बच्चे। राइजोम जो है आपको पता होनी चाहिए, मैं बार बार ये बताता रहता हूं कि देखिए हल्दी और ठीक है अदरक राइजोम में प्रमुख रूप से आता है। ये भी आपको क्या है, तो क्या बोलते हैं, क्षैतिज विकसित तना होता है बच्चे। जबकि ट्यूबर में कौन आएगा? तो बच्चे ट्यूबर में जो है वह आपको आलू, ठीक है, आलू जो है वह एक प्रकार का ट्यूबर है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक क्षैतिज विकसित मोटा गुद्देदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिकाएं, अपस्थानिक मूल हो, तो वो क्या कहलाता है? तो वो बच्चे बल्ब कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जड़ का रूपांतरण की बात अगर करेंगे तो जड़ का रूपांतरण, बच्चे जड़ का जो रूपांतरण होता है वो 2-3 ठीक है कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, आप बार बार सुनते होंगे मूली कौन सा जड़ है? तो बच्चे मूली जो है वो फ्यूजिफॉर्म है। क्या है? फ्यूजिफॉर्म रूट होता है। जबकि आपको अगर पूछेगा कि आपका गाजर कौन सा मूल है, बच्चे गाजर क्या है? तो गाजर जो है कोनिकल रूट होता है। क्या होता है? कोनिकल रूट होता है। जबकि नेपिफॉर्म जो है वह क्या होगा? तो सल्जम वगैरह नेपिफॉर्म रूट में आता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। यहां देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। करा जींस जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं कहलाते हैं बच्चे। तो इसे क्या कहेंगे? तो एलील कहलाता है। क्या कहलाता है? एलील कहलाता है बच्चे। जींस, ध्यान दीजिए, जींस है क्या? तो जींस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बच्चे याद रखिएगा, ये किया था एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका जोहानसन ने इसका प्रयोग किया था बच्चे। जींस वर्ड का प्रयोग किया था। लेकिन जींस की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने बच्चे। फ्रेडरिक ठीक है मिक्सचर ने किया था बच्चे, ध्यान में रखिएगा। और ये जींस होता क्या है? तो यह जो है ठीक है डीएनए का कोडोन होता है। और ये किसका बना होता है? तो बच्चे ये बना होता है किसका? तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का। ये जींस कहां पाए जाते हैं? तो बच्चे ये ठीक है गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, गुणसूत्र के ऊपर। और इसका कार्य क्या होता है? तो यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, यानी आपको वंशानुगत गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का काम करता है। यह वंशानुगत, ध्यान में रखिएगा बच्चे, वंशानुगत ठीक है आपको इंफॉर्मेशन को, संदेशों को कहां लेके जाएगा? तो संदेशों को ठीक है एक जनरेशन से
एक जनरेशन से कहां लेके जाता है, तो सेकेंड जनरेशन तक, एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन लेके जाता है बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, सेकेंड जनरेशन तक ले जाने का काम करेगा। तो ये बात बार बार याद रखना चाहिए आपको। संकर क्या होता, तो ये हाइब्रिड हो गया बच्चे। क्या हो गया, हाइब्रिड। होता क्या है कि जब वाइल्ड वैरायटी में हम क्या करेंगे, वाइल्ड वैरायटी कोई जंगली प्रजाति है, उसमें अच्छे गुणों, उससे अच्छे गुणों को निकालकर हम जो दैसिक प्रजाति है उसमें डाल देते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हाइब्रिड कहा जाता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछेगा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, मानव जाति में लिंग निर्धारण। बच्चे मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए मनुष्य की बात अगर करेंगे तो मनुष्य में जनरली क्या होता है, तो मनुष्य में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य में यदि हम क्या करें, गुणसूत्र की बात करते हैं, गुण सूत्र की बात करते हैं, तो मनुष्य में गुणसूत्र होता है 44 प्लस XX अगर होगा तो महिला होगी बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर बात करें हम, ठीक है, 44 प्लस XY की बात करें तो 44 प्लस XY जो है वह होता है किसमें, तो बच्चे पुरुष में होता है। किसमें होगा, पुरुष में होगा। ये ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहां देखिए, तो XX और XY पूछ रहा है मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित होता है, तो XX और XY पर आधारित होता है बच्चे। ZW जो है, अभी आप देखे होंगे AA का एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था कि बच्चे इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसका, ठीक है, उसका लिंग निर्धारण किसके द्वारा करते हैं, तो ZW के द्वारा करते हैं, ZW के द्वारा करते हैं। जबकि X0 जो है, X और 0, ये आपको पता है कि एक हम टर्नर सिंड्रोम होता है बच्चे, टर्नर सिंड्रोम वाले प्रजाति, टर्नर सिंड्रोम भी होता है मनुष्य में, टर्नर सिंड्रोम होता है। अभी हम लोग बात करेंगे, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें X0 होता है बच्चे, कुल मिलाकर के 45 क्रोमोसोम होगा, 45 गुणसूत्र होते हैं बच्चे, यानी एक गुणसूत्र का अभाव होता है। यदि गुणसूत्र का अभाव हो तो इसको X0 कहा जाता है बच्चे, X0 कहा जाता है, यानी 45 गुणसूत्र पाए जाएंगे किसमें, तो आपको ध्यान में रखना है टर्नर सिंड्रोम होगा बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। यहां देखिए, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है बच्चे। मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए यदि खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, तो बच्चे पादप होगा। क्या होगा, पादप होगा। और इसको हम उत्पादक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। और उत्पादक होगा तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, और क्लोरोफिल होगा तो बच्चे क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण होगा। और यह जो है क्या करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह, ठीक है, आपको स्टार्च जो होता है ग्लूकोज को स्थिर करने का काम करता है बच्चे, यानी ग्लूकोज को यह स्थिर करेगा। क्लोरोफिल क्या करेगा, तो ग्लूकोज को स्थिर करेगा, ग्लूकोज को स्थिर करता है, ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज को स्थिर करता है। और इस घटना को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है तो वह उत्पादक से प्रारंभ होगा, पादप से प्रारंभ होगा, और यहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ग्लूकोज को स्थिर करता है और यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है। क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण। जबकि श्वसन में क्या होगा बेटा, तो श्वसन में ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज का दहन होगा, और यह जो है एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है, एटीपी ऊर्जा के रूप में उत्पन्न करता है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे तो सबसे नीचे उत्पादक होगा, और उससे ऊपर क्या होगा, कंज्यूमर 1 होगा बेटा, ठीक है। इससे ऊपर क्या होगा, तो कंज्यूमर 2 होगा, फिर कंज्यूमर 3 होगा, और अंत में आपको पता है अपघटक होता है। क्या होता है, अपघटक होता है। डिकम्पोजर्स की बात करते हैं, सबसे ऊपर क्या होगा, अपघटक होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे नीचे कौन, उत्पादक। उत्पादक में क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेगा। तो कोई भी खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होगा किससे, तो बच्चे क्लोरोफिल से। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। यहां देखिए क्या कह रहे हैं, रिहेसस RH कारक जो है, इसमें क्या होगा, ऊर्जा की कमी हो जाती है बेटा। क्या होगा, ऊर्जा की कमी हो जाती है। जनरली क्या होता है, रिहेसस एक विशेष प्रकार का रोग होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये देखिए, ये बच्चा है, भ्रूण है, और भ्रूण अगर आपको पिता है, पिता पॉजिटिव है, और माता जो है, माता आपको क्या है, RH पॉजिटिव हो गया पिता, और माता क्या हो गई, तो RH निगेटिव हो गया, और दोनों के बीच जब क्रॉस होता है तो भ्रूण जब गर्भ में आएगा तो उसके चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ क्या होगा, तो पॉजिटिव का एक लेयर बन जाता है।
जो भविष्य में इस भ्रूण को क्या करता था, मार देने का काम करता है। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, तो आरएच रोग के क्या लक्षण होते हैं, जनरली यहाँ ऊर्जा की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, तो आपको जो एनर्जी का जो लेवल होगा वो घट जाता है। यहाँ क्या होगा, एनर्जी का लेवल जनरली यहाँ पर घट जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, लेवल ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस, और ये जनरली रिहेसियस, ठीक है, फैक्टर के कारण होता है बच्चे। देखिए नेक्स्ट, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारों द्वारा किस बंधन से जुड़ते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि देखिए डीएनए जो है, डीएनए वह क्या होता है, तो डीएनए आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और डीएनए मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, तो बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, डीएनए बने होते हैं आपको, इसमें क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होगा एक चीज। दूसरा इसमें क्या होगा, तो शुगर होगा। क्या होगा, शुगर होगा। और डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा इसमें। और इसमें क्या होगा, तो यहां पर जो है नाइट्रोजिनस बेस होगा, नाइट्रोजिनस बेस होगा। और इस नाइट्रोजिनस बेस में कौन कौन होता है, तो नाइट्रोजिनस बेस में आपको पता होनी चाहिए बेटा, क्या होगा, एडिनिन, ठीक है, और थायमीन और ग्वानिन और साइटोसिन। और ए और जी को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे प्यूरिन कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं। और आपको टी और सी को क्या कहते हैं, टी और जी को थायमीन, और ठीक है, आपको ए और जी को एडेनिन और ग्वानिन को हमने क्या कह दिया, तो एडेनिन ग्वानिन को प्यूरिन कह दिया, एजी को, और टी और सी को यानी थायमीन और साइटोसिन को हम पायरिमिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरिमिडीन कहते हैं। और आपको ये पता होनी चाहिए कि एडेनिन ठीक है, थायमीन से डबल बॉन्ड द्वारा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एडेनिन किससे, तो बच्चे थायमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। याद रखना बच्चे, ठीक है, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आप ले लीजिए, ठीक है, डीएनए, ठीक है, जैसे आप ले लीजिए प्रोटीन, जैसे आप ले लीजिए आरएनए, ठीक है, जितने भी हैं आपको बायोमोलिक्यूल्स होंगे, प्राय सभी में हाइड्रोजन बंधन होते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा। आयनिक बंधन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। जबकि सहसंयोजक बंधन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण बनने वाले बंधन को हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होंगे सब में कौन सा बंधन होगा, तो हाइड्रोजन बंधन होगा। एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो बच्चे पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा वर्गीकी में हम क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। और वर्गीकी के जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, तो कार्लस लिनियस, कार्लस लिनियस कहे जाते हैं, कार्लस लिनियस कहे जाते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा। जबकि आनुवंशिकी के जनक कौन होते हैं, तो ग्रिगर जॉन मेंडल होते हैं बच्चे, जॉन मेंडल है, ग्रिगर जॉन मेंडल है, ये ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, आनुवंशिकी के फादर कौन है, मैंने कह दिया मेंडल है। और यहां पर आनुवंशिकी मतलब क्या होगा, हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। यानी ठीक है, आपको आनुवंशिकी और ठीक है विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है बच्चे। मॉर्फोलॉजी मतलब आकार की होता है, यानी ठीक है एक्सटर्नल जो ठीक है कैरेक्टर्स होता है उसका अध्ययन करते हैं बच्चे। पारिस्थितिकी में हम लोग क्या करेंगे, तो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं। बच्चे मैं सब कुछ आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। ठीक है, अगर आरबीसी की संख्या में कमी आ गई तो इसको बोलते हैं क्या, तो एनीमिया। क्या बोलेंगे, एनीमिया कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, आरबीसी की संख्या में अगर वृद्धि होगी तो इसको बोलते हैं पॉलीसीथेमिया, पॉलीसीथेमिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा बेटा। डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर घट गई तो इसको बोलते हैं लाइकोपेनिया। क्या बोलते हैं, लाइकोपेनिया कहते हैं बेटा। और डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर बढ़ गई तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया कहा जाता है। और इसे ही ब्लड कैंसर कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लड कैंसर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ब्लड कैंसर इसे ही कहा जाता है। तो एकदम क्लियर है, आरबीसी की संख्या घट गई एनीमिया, आरबीसी की संख्या बढ़ गई पॉलीसीथेमिया, डब्ल्यूबीसी की संख्या घट गई लाइकोपेनिया, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ गई तो ल्यूकेमिया हो गया। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। तो बच्चे यहां एनीमिया हो गया, ध्यान में रखेगा। और ये देखिए
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होगा, तो आपको थ्रोम्बोसाइट्स, आपको पता है थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है उसकी संख्या में तीव्र गति से कमी हो जाती है। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा। यहां देखिए, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल को 1953 में प्रस्तावित किया। बेटा आपको पता होनी चाहिए कि ये डबल हेलिक्स मॉडल है और इसमें एडेनिन, ठीक है, आपको मैंने अभी तुरंत बताया था, थाइमीन से और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है और इसे हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। और इसे किसने दिया था, तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था, 1953 में दिया था बेटा, एकदम याद रखिएगा, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए बच्चे, डीएनए का मतलब क्या होता है, तो डीएनए का मतलब हुआ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए जो है एक विशेष प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है जो, याद रखना है, यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर। तो याद रखिएगा बच्चे, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है, आसान क्वेश्चन है बच्चा, पोलियो, पॉलीमेलिटस वायरस, पोलियो किससे, पॉलीमेलिटस वायरस से होता है, ध्यान में रखिएगा, विषाणु जनित रोग है। हेमोफीलिया, आपको पता है कि हेमोफीलिया में क्या होगा, तो फैक्टर 8 की कमी हो जाएगी और यह अनुवांशिक रोग है, फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, एकदम ध्यान में रखिएगा। टाइफाइड, आपको पता है सैल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से होता है और यह जो है यह छोटी आंत को प्रभावित करेगा, किसको प्रभावित करेगा, छोटी आंत को प्रभावित करने का काम करता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। टाइफाइड और फाइलेरिया, बच्चे फाइलेरिया ये किसकी वजह से होता है, तो यह वॉचेरिया बोनक्रफ्टी, वाउचेरिया और ठीक है ब्रोनकॉफ्टी से होता है बच्चे, और यह प्रोटोजोन्स डिजीज है, ब्रोनकॉफ्टी से होता है यह रोग। और याद रखिएगा कि यह जो है यह प्रोटोजोन्स डिजीज है बच्चे, तो आंसर क्या होगा, तो आपका सी नंबर होगा। जनरली आपको फाइलेरिया जो है यह निमेटोड से होता है बेटा, निमेटोड से, नोट डाउन कर लीजिएगा, निमेटोड से होगा। तो पोलियो, पॉलीमेलिटस वायरस, हेमोफीलिया फैक्टर 8 की कमी हो जाएगी, और ठीक है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होगा, फाइलेरिया या वॉचेरिया ब्रोनकॉफ्टी से होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां देखिए, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है बच्चे, शैवाल के द्वारा, शैवाल के द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा ग्रहण की जाती है। शैवाल जो है ठीक है पृथ्वी पर, ठीक है पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन को स्थिर करने का काम करता है, सर्वाधिक ऑक्सीजन स्थिर करता है बच्चे, स्थिर करता है। और याद रखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक यदि आपको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य ऊर्जा ग्रहण करेगा, सूर्य ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है, सूर्य ऊर्जा का ग्रहण करेगा कौन, तो ये ध्यान में रखिएगा, यह करेगा शैवाल। और शैवाल के अध्ययन को बच्चे क्या कहते हैं, तो एकदम ध्यान में रखना है, शैवाल का अध्ययन कहलाएगा, याद रखिएगा, माइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी क्या कहलाएगा, तो माइकोलॉजी जो बेटा है वो किसका अध्ययन, तो शैवाल का अध्ययन नहीं होता है, माइकोलॉजी जो है, माइकोलॉजी ध्यान में रखिएगा, माइकोलॉजी किसका अध्ययन होगा, तो कवक का अध्ययन होता है। जबकि फाइकोलॉजी जो है, फाइकोलॉजी यह क्या होगा, शैवाल का अध्ययन होगा, शैवाल का अध्ययन होगा। और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ठीक है आपको प्रकाश संश्लेषण करने का काम करेगा बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्च आयोडाइज्ड पत्र का उपयोग किया जाता है। बच्चे आपको पता होगा कि हम स्टार्च ठीक है परीक्षण में इसका उपयोग करते हैं, किसके परीक्षण में, स्टार्च के परीक्षण में करते हैं। और जैसे ही ध्यान में रखिएगा, स्टार्च जैसे ही स्टार्च है आपका क्या है ये, तो ये एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। और जैसे ही स्टार्च पर हम क्या करेंगे, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ध्यान में रखिएगा क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, तो इसका रंग ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। कैसा कलर होगा, तो ब्लू ब्लैक कलर होगा, जो बता देता है कि इसमें स्टार्च पाए जाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टार्च आयोडाइज्ड में क्या होगा, तो जनरली स्टार्च आयोडाइज्ड पत्र का उपयोग हम लोग करते हैं स्टार्च के अभिज्ञान के लिए, स्टार्च के डिडक्शन के लिए। और बेटा क्या मैंने बताया कि स्टार्च है, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। और जैसे इस पर आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 बूंदे डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा कैसा,
तो बच्चे ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, जिससे यह एहसास हो जाएगा कि यह स्टार्च का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? स्टार्च है। यह कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। क्या है बच्चे? तो ये याद रखिए क्या है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। क्या कह रहे हैं हम? जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तो ये क्या करेगा? तो बच्चे संक्रियन ऊर्जा को प्रभावित करता है, संक्रियन ऊर्जा को प्रभावित करता है, यानी यह जो है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। बेटा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जिलियस ने किया। उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो शब्द का प्रयोग बर्जिलियस ने किया था सबसे पहले, बर्जिलियस ने किया था, ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, बर्जिलियस ने किया था। और उत्प्रेरक क्या होता है? तो कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट जो है वो क्या करेगा? तो रिएक्शन के रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, को या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा या नियंत्रित करेगा। ये तीनों काम करता है बेटा। और यह एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, यानी संक्रियन ऊर्जा को घटा देता है। ठीक है, तभी जाकर के आपको उत्प्रेरक काम होगा। बच्चे क्या क्या मैंने बताया? उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग बर्जिलियस ने किया था। उत्प्रेरक करता क्या है? तो यह, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, आइदर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आइदर डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, और आइदर, ठीक है, आइदर आपको, ठीक है, कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी नियंत्रित करने का काम करता है। और ये कैसे काम करेगा? तो यह जो है आपको संक्रियन ऊर्जा को घटा देता है, तब जाकर के ये काम करता है। तो ये बातें याद रखिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्षार धातुओं का आकार, चाहे क्षार धातु हो या कोई भी धातु हो, उससे क्या लेना देना है आपको पता है? परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये क्या होगा? आवर्त में। बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, आवर्त में किधर से किधर जाएंगे? तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और इसका मान क्या होगा? तो घटेगा। जबकि वर्ग में, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में कहां से कहां जाएंगे? अप टू डाउन जाएंगे, तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है? बढ़ता है। और यहां एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है? तो घटता है। तो ये देखिए, ठीक है, आपको आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे, यानी वर्ग में है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा कि व्हेन वी मूव, ठीक है, मूव, ठीक है, इन पीरियड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन एटॉमिक रेडियस इज टू बी डिक्रीजेस, but when we move from up to down in group then atomic radius is increases। तो एकदम क्लियर है कंसेप्ट बच्चे। एटॉमिक रेडियस को किस में मापते हैं? तो एंगस्ट्रम में मापते हैं। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बच्चे कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? थर्मोसेटिंग यानी आपको थर्मोसेटिंग का मतलब क्या हुआ? तो एक बार पिघला कर ढाला जा सकता है, एक बार पिघला कर ढाला जा सकता है बच्चे, पिघला कर ढाल सकते हैं, बार बार नहीं, पिघला कर ढाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब हुआ, यानी बार बार पिघला करके ढाल नहीं सकते हैं। यानी पॉलीथीन आपको थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। जबकि आपको इस एग्जाम्पल में आपका जो है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इस एग्जाम्पल में आपका याद रखना बेटा, ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपका क्या है? बेकेलाइट आपका क्या नहीं है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बच्चे। जबकि यह, ठीक है, आपको पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन आपको पता है किसका बहुलक? तो इथीन का बहुलक है। ठीक है, आपको यह भी पता है बेटा पीवीसी किसका बहुलक है? तो विनाइल क्लोराइड का बहुलक है, विनाइल क्लोराइड का बहुलक है, विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। और बेकेलाइट बच्चे याद रखिए, बेकेलाइट आपको पता है कि बेकेलाइट जो है, ठीक है, यह किसका बहुलक है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। और बेकेलाइट जो है एक ही बार आपको सांचे में ढाला जा सकता है, बार बार ढाल नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको एग्जाम्पल हुआ बेकेलाइट। बच्चे बेकेलाइट का उपयोग हम किस में करते हैं? तो कंघी के निर्माण में। इसका उपयोग किस में करेंगे? इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में करते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कंघी, इलेक्ट्रिक स्विच, रेनकोट, ठीक है, आपको बर्तन के हैंडल, हैंडल भी बनाते हैं बच्चे, बर्तन का हैंडल भी इससे बनाया जाता है। जबकि पीवीसी का उपयोग हम लोग पाइप बनाने में करते हैं। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यौगिक का नाम करना है बेटा, तो जब भी यौगिक का नाम करना है तो ये देखिए, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े उधर से लीजिए, 1 2 3 4 और क्या हुआ 5।
क्योंकि सीनियर कौन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया बच्चे। सीनियर क्या हो गया, तो डबल बॉन्ड हो गया। यहां से करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 और 5। तो यहां देख लीजिए क्या है, तो बच्चे ठीक है, आइन, आइन कितना पर, तो 1 पर आइन है, 1 पर आइन है, 1 पर आइन है बेटा, क्या है 1 पर आइन। तो पेंट 1 आइन, ठीक है 4 इन, पेंट 1 आइन 4 इन हो जाएगा, पेंट 1 आइन 4 इन, पेंट 1 आइन 4 इन हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, एक ठीक है, इधर से करते तो 1 2 पर आ जाता, तो ध्यान में रखिएगा बेटा, तो पेंट इन, पेंट 1 आइन 4 इन। बच्चे यहां पर इन और आइन पर क्या डिफरेंसेस है बच्चे, इन का मतलब हुआ डबल बॉन्ड, इन का मतलब हुआ डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, और ये क्या होता है, एल्कीन होता है, यह एल्कीन होता है, इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n। बच्चे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, तो आइन हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चे एल्काइन होता है, एल्काइन होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n-2। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या बनेगा, तो बच्चे एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा किस तरह से कंपाउंड का नेमिंग हम लोग करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, क्षार धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है बच्चे, क्षार धातु है, क्षार धातु। बच्चे क्षार धातु मतलब क्या हुआ, क्षार धातु का मतलब हुआ चाहे वो लिथियम होगा या सोडियम होगा या पोटेशियम होगा या रुबिडियम होगा या सीजियम होगा या फ्रांसीसियम होगा, इसको क्षार धातु कहते हैं। और ये अमोनिया में बच्चे, अमोनिया, अमोनिया एक प्रकार का लिक्विड है, लिक्विड में लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है, विलयन का रंग नीला होता है, एकदम सही है। प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है बच्चे, ये सभी धातु हैं, इसीलिए यह क्या होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, पारा मैग्नेटिक मटेरियल होगा। कौन सा मटेरियल, तो पारा मैग्नेटिक होगा, यही गलत हो गया बेटा, पारा मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ये देखिए ये सही हो गया, ठीक है, आपको ये जो है गलत हो गया बच्चे, क्योंकि ठीक है यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है, चूंकि धातु है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। क्षार धातु अमोनिया में विलय होता है, ये भी सही है बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि क्षार धातु जो है अति क्रियाशील धातु है, जब यह जल में घुलनशील होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, तो ठीक है जल में घुलनशील होकर के यह आपको यौगिक का निर्माण कर लेगा, तो अमोनिया में भी घुलनशील होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि कौन सा कथन असत्य है, तो केवल और केवल बी नंबर कथन आपको क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि यह धातु है और इसकी प्रकृति जो अनुचुंबकीय होती है। यहां देख लेते हैं, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, कोई बात नहीं, इसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, बच्चे किसी भी व्यक्ति को ठीक है अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए ठीक है दर्पण की ऊंचाई ठीक है वस्तु के ऊंचाई का आधा होगा बच्चे। ये देखिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा, यानी 6/2 कर लीजिए, यानी 3 फीट होना चाहिए बच्चे, 3 फीट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होनी चाहिए कि समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु का आकार ठीक है वस्तु के आकार का मतलब दर्पण का आकार वस्तु के आकार की आधी होनी चाहिए। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा बच्चे, तो याद रखिएगा यह लेफ्ट का राइट जाएगा और राइट का लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट जाएगा, यानी यहां पार्श्व परिवर्तन होगा, पार्श्व परिवर्तन होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, कैसा होगा, पार्श्व परिवर्तन होता है बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 कूलम आवेश को 10 कूलम आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या के वृत्त। बच्चे जब भी वृत्तीय पथ पर, मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए वृत्तीय पथ पर जब भी कोई वस्तु गति करेगा, वृत्तीय पथ पर जब भी कोई वस्तु गति करेगा तो वृत्तीय पथ पर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल तो होगा ही होगा और इसके बीच एंगल 90 डिग्री होगा। तो बल और विस्थापन ठीक है लंबवत होगा, बल और विस्थापन लंबवत होगा, इसीलिए वृत्तीय पथ पर कार्य का मान हमेशा शून्य होगा। वृत्तीय पथ पर कार्य क्या होगा, हमेशा शून्य हो गया, कार्य बराबर 0 होगा। ध्यान में रखिएगा वृत्तीय पथ पर कार्य हमेशा शून्य होता है, ध्यान में रखना बेटा। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि जब भी कोई वस्तु, आप देख लीजिए जैसे ही वृत्तीय पथ देखिएगा ठीक है, अगर कोई वस्तु उस पर गति करता है तो आपको पता होनी चाहिए वृत्तीय पथ जैसे ही है
तो वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगेगा, और अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, जब वृत्त के केंद्र की ओर लगेगा तो वृत्त के केंद्र और, ठीक है, और अभिकेंद्रीय बल और वस्तु जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो विस्थापन यानी बल और विस्थापन के बीच कोण हमेशा 90 डिग्री होगा और किया गया कार्य हमेशा शून्य हो जाएगा बेटा। तो ध्यान में रखिएगा, ज्यादा ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं बच रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक उत्तल लेंस का आवर्धक लेंस के रूप में उपयोग करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाएगा? तो बच्चे आवर्धक लेंस यानी रीडिंग ग्लास के रूप में यूज करना है। कौन सा ग्लास? रीडिंग ग्लास। कौन सा? तो बच्चे रीडिंग ग्लास को यूज करना है, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को बच्चे ये कन्वेक्स लेंस है, और आपको पता होनी चाहिए कि कन्वेक्स लेंस में, ठीक है, जब, ठीक है, ध्रुव और फोकस, ये देखिए ये है ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस है, इसके बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो कहां रहना चाहिए? ठीक है, आपको वस्तु कहां रहना चाहिए? तो बच्चे वस्तु, ठीक है, आपको, ठीक है, आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होना चाहिए। यहां देख लीजिए, मुख्य फोकस पर गलत बात है, लेंस के नजदीक गलत बात है, F2 पर जहां, ठीक है, F/2 पर जहां F बराबर लेंस की फोकस दूरी हो, ये सही है बच्चे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहां रखेंगे? तो रीडिंग ग्लास या मैग्नीफाइंग ग्लास में या सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए हम वस्तु को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर होगा। देखिए लाजवाब प्रश्न है बेटा। प्रकाश की किरण एक परावर्तित समतल सतह पर, सतह से, ये देखिए सतह के साथ 56 डिग्री का कोण बनाता है। ये सतह के साथ कितना डिग्री? 56 डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चे ये देखिए 56 डिग्री का कोण बनाता है। कोई बात नहीं है बच्चे, ये देखिए अभिलंब होता है और ये परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, ये आपको आपतित किरण हो गया। तो इसके बीच कितना का कोण बना? 34 डिग्री। इसके बीच कितना बनेगा? तो ये भी 34 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, और यहाँ 90 - 56 यही कोण बनेगा बच्चे। 90 - 56 डिग्री बनेगा, यानी 34 डिग्री का कोण का निर्माण होगा बच्चे। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा, और यह कितने के बराबर होगा? तो बच्चे यह हो जाएगा 34 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये देखिए परावर्तित सतह समतल पर सतह के साथ 56 डिग्री का कोण बनाता है, सतह के साथ 56 डिग्री का कोण बनाता है। और आपको पता होनी चाहिए कि आपतन कोण क्या होता है? तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और ठीक है, आपको परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इजी भी है। क्या देखिए, कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या कह रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। यहां देखिए, हाँ, आपको पता होनी चाहिए कि ओरेकल जो है एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का, ध्यान में रखिए बेटा, ओरेकल जो है एक प्रकार का, ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम है बच्चे। ठीक है, यहां देखिए ड्रुपल भी है, माई एसक्यूएल भी है बच्चे, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये सभी डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है। लेकिन एमएस एक्सेस जो है यह, ठीक है, आपको क्या है? तो यह जो है, ठीक है, यह जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस पर आप काम करते हैं बेटा, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि बाकी जितने भी हैं बच्चे, ओरेकल, ड्रुपल, माई एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ये तीनों जो है डीबीएमएस का हिस्सा है। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है बच्चे, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वैश्विक पता है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि यूआरएल का उपयोग हम किसमें करते हैं? तो ठीक है, किसी भी वेब पेज को खोजने में करते हैं, वेब पेज सर्चिंग में, ठीक है, आपको वेब पेज सर्चिंग में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो वेब पेज सर्चिंग में हम यूज करते हैं यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। और यहां देखिए HTTP बच्चे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और इसी के द्वारा किसी वेबसाइट में सर्चिंग की जाती है बच्चे। जबकि HTML जो है वेब पेज किसका बनता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का बनता है। वेब पेज किसका बना होता है? तो वेब पेज, ठीक है, आपको HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का बना होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां देखिए IRS श्रृंखला उपग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चे IRS मतलब क्या हुआ?
इंडियन रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग। और आपको पता होनी चाहिए कि हम रिमोट सेंसिंग यानी दूर संवेदन में, यानी दूर से पता लगाने में, रिमोट सेंसिंग में इसका उपयोग करते हैं। और इसमें पोलर सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, पोलर सैटेलाइट का यूज किया जाता है बच्चे, पोलर सैटेलाइट का हम यूज करेंगे, यानी सुदूर संवेदन में इसका प्रयोग करते हैं, सुदूर संवेदन में इसका यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, IRS, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है बच्चे। आपका नाभिक भी इसी प्रकार का सैटेलाइट है। यहां देखिए गगन, गगन, ठीक है, इसरो का एक पूर्ण प्रपत्र है बच्चे। ये क्या है? जो जियो, ठीक है, GPS एडेड, ठीक है, GPS एडेड, ठीक है, एडेड जियो संवर्धित नहीं बच्चे, GPS एडेड, ठीक है, एडेड जियो संवर्धित नेविगेशन है, GPS एडेड जियो संवर्धित नेविगेशन। ये भी देखिए ऑगमेंटेड, ठीक है, नेविगेशन, GPS एडेड जियो संवर्धित, ये दोनों सेम ही लग रहा है, GIS है बच्चे बच्चे। तो GPS एडेड यानी, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एडेड, ठीक है, आपको नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हम गगन कहते हैं बच्चे। गगन के द्वारा हम क्या करते हैं? तो कम्युनिकेशन, ध्यान में रखिएगा, कम्युनिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं। इसके द्वारा, GPS के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो सर्विलेंस करते हैं, ठीक है। GPS के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 3 कामों में हम जनरली यूज करते हैं GPS का। सबसे पहले किसमें? सर्विलेंस में बच्चे, सर्विलेंस में, ध्यान में रखिएगा, सर्विलेंस में करेंगे। फिर क्या करेंगे? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में इसका यूज करेंगे। फिर इसका यूज करते हैं हम लोग क्या? कम्युनिकेशन में बेटा, क्या करते हैं? कम्युनिकेशन में भी इसका यूज करते हैं। फिर आपको पृथ्वी पर कहीं भी, ठीक है, ग्लोबल पोजीशन जानने में, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? GPS एडेड, जगह जियो संवर्धित नेविगेशन कहेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।